नमस्कार। हम सामाजिक समूह पढ़ रहे हैं। उसमें आज पढ़ेंगे हम प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स हार्टन कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था 1909 में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कूले की बुक का नाम क्या था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 1909 में प्रकाशित हुई थी। प्राथमिक समूह से कूले का अभिप्राय लोगों के उस छोटे साहचर्य से है जिसमें सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक स्तर पर जुड़े रहते हैं। कूले ने प्राथमिक समूह के कुछ लक्षण बताए हैं। उसमें है एक से अधिक व्यक्ति, आमने सामने के संबंध, संवेग, एक व्यक्ति एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वे बिना हानि लाभ देखे एक दूसरे की मदद को तैयार हो जाते हैं। पारस्परिक पहचान, व्यक्ति की पहचान उसके समूह से होती है, जैसे फला परिवार का सदस्य। पारस्परिक समीपता, किंग्सले डेविस ने पारस्परिक समीपता को प्राथमिक समूह का सर्व प्रमुख लक्षण माना है। लघु आकार, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। रेडफील्ड ने लघु आकार को महत्व दिया है। डेविस के अनुसार समूह का आकार इतना छोटा होना चाहिए कि सदस्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रख सकें। संबंधों की अवधि, संबंध जितनी लंबी अवधि के होंगे प्राथमिक समूह उतना ही मजबूत होगा। सुनिश्चितता, प्राथमिक समूह दूसरों से अलग होता है। रेडफील्ड ने गांव के लिए कहा है कि गांव यहाँ से शुरू होता है और वहाँ समाप्त होता है। सजातीयता, समान विचार, समान शिक्षा, समान व्यवसाय, एक जैसे रहन सहन के कारण प्राथमिक समूह में सजातीयता पाई जाती है। आत्मनिर्भरता, प्राथमिक समूह में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। सदस्यों के मध्य अनौपचारिक व वैयक्तिक संबंध, जैसे उत्तरजीविका के लिए विभिन्न। विश्व व्यापकता, प्राथमिक समूह सभी जगह पाए जाते हैं। अंतःक्रियाएं, होमन्स और विलियम वाइट ने प्राथमिक समूह की बहुत बड़ी विशेषता के रूप में अंतःक्रिया को स्वीकार किया है। समूह के सदस्य एक दूसरे से बराबर मिलते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। प्रतियोगिता और संघर्ष, प्राथमिक समूह में भी प्रतियोगिता, तनाव व संघर्ष विद्यमान रहता है। समान मानदंड व उद्देश्य, प्राथमिक समूह के सदस्यों में सामान्य मानदंड व उद्देश्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी का उद्देश्य एक हो, परंतु उद्देश्यों में समानता अवश्य पाई जाती है। कूले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य, यानी कूले का तात्पर्य, उन समूह से हैं जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संसर्ग और सहयोग है। इस प्रकार से समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में वे मूलभूत हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि कूले ने आमने सामने के संपर्क, सहयोग और हम की भावना पर बल दिया है। कूले ने परिवार, पड़ोस एवं क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि हम की भावना प्राथमिक समूहों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े द्वितीयक समूह में भी देखी जा सकती है। भारत में एक द्वितीयक समूह है तथा हम सब भारतवासी हैं। मेरा भारत महान है आदि में भी हम की भावना देखी जा सकती है। डेविस ने यह भी कहा है कि प्राथमिक समूह का निर्माण बिना आमने सामने के संबंधों के भी हो सकता है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो आमने सामने के नहीं होते लेकिन अत्यंत घनिष्ठ होते हैं। दूसरी तरफ कुछ आमने सामने के संबंध भी औपचारिक तथा वैयक्तिक होते हैं, जैसे एक दुकानदार व ग्राहक का संबंध आवश्यक नहीं
है कि प्राथमिक हो। प्राथमिक संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता घनिष्ठता है। बिना घनिष्ठता के प्राथमिक समूह के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घनिष्ठता का मतलब संवेदनात्मक संबंधों से है। व्यक्ति दूसरे सदस्यों के लिए लाभ हानि की चिंता नहीं करता है। प्राथमिक समूह के उदाहरण में हम परिवार, खेलकूद समूह, पड़ोस, मित्र समूह, गपशप करने वालों का समूह, अध्ययन समूह, अपराधियों के दल, जनजातीय परिषद आदि को देख सकते हैं। यानी प्राथमिक समूह के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें हम परिवार है, खेलकूद समूह है, पड़ोस है, मित्र समूह है, गपशप करने वालों का समूह है, अध्ययन समूह है, अपराधियों के दल हैं, जनजातीय परिषद है आदि को देख सकते हैं। आदि इसके प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। प्राथमिक समूह के अध्ययन में कूले के बाद सबसे बड़ा योगदान G.C. होमन्स का था माना जाता है। होमन्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है। होमन्स की पुस्तक का क्या नाम है? ह्यूमन सोसाइटी। उसमें उन्होंने लिखा है कि छोटे समूह के अध्ययन से बड़े समूह को समझा जा सकता है। साथ ही J.L. मोरेनो, E.V. वार्नेट, विलियम वाइट, रॉबर्ट रेडफील्ड का योगदान भी प्राथमिक समूह के अध्ययन में महत्वपूर्ण समझा जाता है। विलियम वाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में गली के नुक्कड़ के समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। यहाँ वाइट ने प्राथमिक समूह की भी विशेषताएं बतलाई है। वास्तव में प्राथमिक समूह का अध्ययन सूक्ष्म सिद्धांतवेताओं के अध्ययन क्षेत्र में आता है। होमन्स भी एक सूक्ष्म सिद्धांतवेता है। इस दृष्टिकोण से मीड, ब्लूमर, गॉरफिंकल ने भी कुछ लिखा वह प्राथमिक समूह के संदर्भ में ही है। इस तरह फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आदि अध्ययन पद्धतियाँ प्राथमिक समूह के अध्ययन से जुड़ी हुई हैं। प्राथमिक समूह का महत्व हम पढ़ेंगे अब। प्राथमिक समूह का महत्व। कूले ने लिखा है कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकीकरण ही शायद सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करता है। इसलिए कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव का पोषक की संज्ञा दी है। प्राथमिक समूह केवल व्यक्ति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह व्यक्तियों के समाजीकरण में सहायक होते हैं, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में सहायक होते हैं, व्यक्तियों में दया, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता, पारस्परिक सहायता व त्याग जैसे गुणों का विकास में सहायक होते हैं। एक तरफ तो हम प्राथमिक समूह से अनेक प्रकार के प्रकार्यात्मक पक्ष हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ दुष्प्रकार्यात्मक पहलू भी हैं। कोजर तथा रोजनबर्ग ने लिखा है कि सामाजिक जीवन में घनिष्ठता के कारण लोग नौकरियों, पेशों में अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे भाई भतीजावाद पनपता है। यानी कि कोजर और रोजनबर्ग ने इसके दुष्प्रकार्य बताए हैं, जिसमें सामाजिक जीवन में घनिष्ठता के कारण लोग नौकरियों व पेशों व व्यवसाय में अपने संबंधियों को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं उससे भाई भतीजावाद पनपता है और यही दुष्प्रकार्य है प्राथमिक समूह का। थैंक यू।